अब्बा की गैर मौजूदगी में गैर मर्द हमारे घर आया करता था। जब भी वो आदमी हमारे घर आता तो अम्मा मुझे बाहर सौदा लेने के लिए भेज देती। अक्सर अब्बा रात को ड्यूटी करते थे और वो रात को घर नहीं आते थे। रात को जब मेरी आंख खुलती तो अम्मा अपनी चारपाई पर नहीं होती थी। मुझे अपनी अम्मा पर शक होने लगा। एक रात मैंने राज जानने के लिए अम्मा का पीछा किया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि अम्मा उसी गैर मर्द के साथ। मेरा नाम सदफ है। मैं अपने वालदैन की अकलौती औलाद थी। वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरे वालदैन की आपस में भी ना बनी, ताहम दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब्बा पुलिस में थे और हम सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। घर के करीब एक बड़ा नाला बहता था जिसका पानी साफ व शिफाफ था। गांव की अक्सर औरतें इस नाले से कपड़े धोने आया करती थी। नाले के पास रहाइश होने के सबब मेरी माँ की इन औरतों से सलाम दुआ थी। मेरी वालदा भी हंसमुख और खुश इखलाक थी। शख्सियत के इन औसाफ के अलावा बहुत खूबसूरत भी थी। मगर मेरे अबू इनसे उम्र में 20 वर्ष बड़े थे। दरअसल अब्बा की पहली बीवी वफात पा चुकी थी और अम्मा इनकी दूसरी बीवी थी। अब्बा की मुलाजमत इस नौयत ही थी कि कभी दिन की ड्यूटी होती थी तो कभी रात की। जब रात की ड्यूटी करते हम माँ बेटी घर में अकेली रह जाती। लेकिन वालदा बहादुर औरत थी। वो रात के अंधेरे से ना डरती थी, ना कोई चोर डाकू, ना कोई भूत परेश से वो खौफ खाती थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि वो एक पुलिस वाले की बीवी थी। हमारे घर के नजदीक सिर्फ एक क्वार्टर आबाद था और ये चचा अमजद का था। वो सिपाही थे। इनकी बीवी अम्मा की रिश्तेदार थी, मगर माँ से चची की कभी ना बनी, इसलिए आना जाना भी नहीं था। ताहम मैं कभी कभी चची के पास चली जाती थी। अम्मा भी मुझे ना रोकती थी। चचा अमजद की बेटी सानिया से मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो मेरी हम उम्र थी। हम बचपन में साथ खेला करते थे। जब जी घबराता मैं सानिया के पास चली जाती। आरिफ मेरे मामू का बेटा था। वो अम्मी से मिलने शहर आता। वालदा खातिर तवासा करती थी। अगरचे मामू मुमानी से नाराजगी चल रही थी, मगर आरिफ से अच्छी तरह मिलती। कुछ दिन ना आता तो मेरी अम्मी शिकवा भी करती कि क्यों नहीं आए इतने दिन, एक तुम ही हो मेरे मायके की निशानी, तुम्हारी अम्मा अब्बा ने तो मुझसे जान छुड़वा ली है। वो बाद में मुझसे कहती। आरिफ को देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। भतीजा जो है मेरा, मैं समझती थी कि माँ को मायके की आस है, वहां से कोई रिश्तेदार नहीं आता। तभी आरिफ की आमद से उनका दिल बाग बाग हो जाता है। एक दिन घर पर अब्बा ना थे। अचानक एक मेहमान आ गया। माँ ने मुझसे कहा, मेहमान की खातिरदारी को कुछ मौजूद नहीं है, सदफ जा तो अशरफ के खोखे से कुछ लेकर आ। मेरे वालिद मुझे बाहर जाने से मना करते थे क्योंकि मैं 16 बरस की हो चुकी थी। लेकिन अब्बा की गैर मौजूदगी में कोई मजबूरी होती तो अम्मा मुझे चादर देकर कहती, जल्दी से अशरफ के खोखे से ये सौदा लेकर आ जा। चचा अशरफ का खोखा ज्यादा दूर ना था, 4-5 क्वार्टर आगे था, लेकिन ये सब क्वार्टर खाली पड़े थे। उस दिन भी हाथ में थैला पकड़े खोखे की तरफ जा रही थी कि रास्ते में मुझे आरिफ मिल गया। कहाँ जा रही हो? यूं दौड़ी दौड़ी इसने सवाल किया। घर में मेहमान आया हुआ है, इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए चीजें लेने जा रही हूँ। ला मुझे दे थैला और तू घर जा। आरिफ ने थैला और पैसे मुझसे ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। 10 मिनट बाद वो मतलूबा चीजें लेकर आ गया। तब तक मैं अपने घर की गैलरी में खड़ी रही कि अम्मा खफा ना हो। आरिफ ने सामान लाकर थैला मेरे हाथ में दिया और खुद वापस चला गया। मैं हैरान थी कि वो आज अंदर क्यों नहीं आया। शायद मेहमान का सुनकर ना आया। बहरहाल मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि अकेलेपन से मैं ओप गई थी। मुझे इसका इंतजार रहता था, मगर इस कैफियत से मैं बेखबर थी कि मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। माँ इससे पहले ही चाहती थी, बेशक वो चाहे जाने का ही लायक था। आदतें अच्छी थी। हमारे घर का हफ्ते में एक बार जरूर आता था और मैं जानती थी कि मेरे यहाँ वो माँ से मिलने नहीं बल्कि मेरी खातिर आता है। वो बहुत समझदार था, मुझसे ज्यादा बातें ना करता था। अलग से जाके अम्मा के पास बैठता था। अम्मा जहाँ दीदा थी गालबन उसे अपना दामाद देखना चाहती थी। इस मेहमान की अम्मा ने खूब खातिर तवासे की, पहले शरबत से, फिर चाय, बिस्किट, समोसे, लेकिन मुझे सामने आने से मना कर दी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, जब कोई शहर से अब्बा का रिश्तेदार आए तो सामने ना आया करो। वहाब नाम था मेहमान का। अब ये आदमी हफ्ते में 2 बार आने लगा, मगर हमेशा उस वक्त आता जब अब्बा दिन को ड्यूटी पर होते। माँ ने बताया कि ये तुम्हारे अब्बा का कजन है। मैं ना समझ थी, मुझको ऐसी बातों का क्या पता। जब वो आता मैं दौड़कर किचन में जा बैठती। अम्मी चाय का कहती, मैं बनाकर आवाज लगाती, वो आकर ट्रे ले जाती। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि आरिफ परेशान है। इसने हमारे घर आना भी कम कर दिया था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, 1-2 बार आया था। चचा अशरफ ने बताया कि तुम्हारे घर वही
कोई मेहमान आया हुआ है। तभी मैं बाहर से ही लौट गया। बताती चलूं, जो कोई हमारे घर आता है इसे चचा अशरफ के खोखे के सामने से गुजर कर आना पड़ता था। हमारा घर एक सिरे पर था तो चचा का खोखा दूसरे सिरे पर, मगर सड़क और रास्ता एक ही था। एक दिन वो आया तो गुमसुम था। बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। बात करने का मौका अच्छा था तो मैंने भी पूछ लिया, आरिफ आखिर क्या परेशानी है? तुमने आना भी कम कर दिया। कोई खास बात नहीं है? ऐसा अंदाज से कहा कि मैं ठटक गई। लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैंने चाय का पूछा तो इसने मना कर दिया। वो उठकर जाने को था। मैंने रोका, जरा बैठो तो सही, अम्मा अभी आती ही होंगी। वो गुस्ल खाने में है। वो सुबह से घर की सफाई झाड़ पोंछ में लगी हुई थी। मट्टी धूल से कपड़े अटक गए थे, अब नहाने गई हैं। मैंने वजाहत की। माँ से मैंने हमदर्दी जतलाई तो आरिफ की तेवरी पर बल पड़ के वो खफा होकर मुझसे बोला, तुमको अपनी माँ से बहुत हमदर्दी है और मुझे तुम्हारे बाप से है। मैंने पूछा, तुम्हें मेरे बाप से हमदर्दी क्यों है? हालांकि रिश्तेदार तो तुम मेरी माँ के हो। वो चुप रहा, जवाब ना दिया। इन दिनों आरिफ की उम्र 20 वर्ष, लेकिन अच्छी सेहत और कद काट की वजह से वो 22-23 साल का नजर आता था। बातें भी खूब समझदारी की करता था। अब वो जब आता किसी सोच में गुम होता। अम्मा इधर उधर होती तो अजीब से सवालात करने लगता। तेरे घर में मेहमान तेरे अब्बा की गैर मौजूदगी में क्यों आते हैं? और तो कोई नहीं आता। एक चचा वहाब के सिवा मैं जवाब देती, वो सिर्फ तेरी माँ से मिलने आता है। अब्बा की ड्यूटी कभी दिन की होती है कभी रात की। मेहमान बस ऐसे ही आ जाते हैं, उनको क्या खबर अब्बा घर पर नहीं है। मैं आरिफ की सोच से दुखी हो जाती। आरिफ मुझे तनबिया करता, किसी भी हाल में अशरफ के खोखे पर मत जाया कर। मैं मगर मजबूर थी कि जब भी अम्मा से मिलने वो मेहमान आता वो मुझे चीजें लेने खोखे पर भेज देती, या फिर कहती जा जाकर सानिया से मिल आता। मैं खुशी से हवा में उड़ने लगती थी। रोज दुआ करती थी कि अल्लाह करे वो मेहमान आ जाए और मैं जल्दी से जाकर सानिया से मिलूं। वो आता तो उस दिन मेरी जैसी ईद होती थी। सानिया मेरी बचपन की सहेली थी। इससे कोई बात मैं नहीं छुपाती थी। मैंने इससे बता दिया था कि अम्मा का इरादा मेरी शादी आरिफ से करने का है। वो मामू को मना लेंगी तो हमारी शादी हो जाएगी। मैं इसी वजह से आरिफ को चाहने लगी हूँ। वो मुझे बेहद अच्छा लगता है। सानिया मुझको तलकीन करती, अरे पागल, तू आरिफ से ज्यादा प्यार मत बढ़ाना। क्या खबर तेरे मामू मुमानी ना माने तो तुझे बड़ा दुख होगा। पगली, तू नहीं जानती ये प्यार बहुत दुख देने वाली चीज है। अगर प्यार करने वालों का इंजाम जुदाई हो तो फिर जीते जी मरना पड़ता है। इसकी बड़ी भी जैसी नसीहतें मुझको भली लगती थी। जहाँ हम रहते थे वहाँ कहीं करीब लड़कियों का हाई स्कूल नहीं था। मैं सिर्फ 8 जमातें पढ़ सकी थी। एक दिन अम्मा किसी काम से बाहर गई थी तो मैंने इनके कपड़े उठाकर खूंटी पर लटका दिए। वो जल्दी में लिबास तब्दील करके ये कपड़े चारपाई पर रख कर खुद चली गई थी। खूंटी पर लटकाए हुए कपड़ों में मुझे लगा कि पल्लू में कुछ बंधा हुआ है। मैं समझी पैसे हैं। अम्मा की आदत थी कि वो पैसे पल्लू में बांध लिया करती थी। खोल कर देखने लगी तो 1 आध रुपया निकाल लूंगी। खोखे पर जाकर खट्टी मीठी गोलियां ले लूंगी। वो मुझे बहुत पसंद थी और अम्मा हमेशा मना करती थी कि मत खाया करो, गला खराब हो जाएगा। पल्लू में रुपए नहीं थे बल्कि एक पर्चा बंधा हुआ था। माँ भी मेरी तरह 8वीं पास थी। उर्दू लिखना पढ़ना वो जानती थी। मैंने ये पर्चा खोला तो इबारत दर्ज थी, रात भर नाले के पास तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम नहीं आए। सर्दी से बुखार हो गया। खुदारा आज रात जरूर आना वरना मुझे नमूनिया हो जाएगा। सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। आज भी इंतजार मत करवाना और टाइम से आ जाना। अभी मैं पर्चा पढ़ ही रही थी कि मेरी माँ आ गई। बोली, क्या पढ़ रही हो? बहाना किया कि अम्मा तेरे कपड़े बाहर पड़े थे, सोचा अंदर खूंटी पर लटका दूं तो ये पर्चा गिर पड़ा। ये क्या है माँ? मैंने सौदा लिखा था जो जाकर अशरफ की दुकान से मंगवाना था वही होगा। मेरे हाथ से लेकर माँ ने वो पर्ची फेंक दी। कुछ दिन बाद आरिफ आया तो उस वक्त भी अम्मा घर पर ना थी। मैं चचा अशरफ के खोखे तक गई थी। तभी आरिफ ने कहा, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानूंगी? मैंने जवाब दिया, जो भी कहना है कहो, मैं हरगिज बुरा नहीं मानूंगी। जिस रोज रात को तेरे अब्बा की ड्यूटी हो उस रात तुम नाले पर आ जाना। वहाँ मैं एक जरूरी बात तुझे बताऊंगा। ये अजीब फरमाइश थी, ताहम मैंने जवाब दिया, अच्छा आ जाऊंगी। कितने बजे आऊँ? रात 11 बजे के बाद। वो बोला, मगर मैं तो रात 11 बजे तक सो जाती हूँ, तो तुम कोशिश करना ना सोने की। इतने में अम्मा आ गई। वो चुप हो गया और मैं सोच में पड़ गई कि इसने ऐसा क्यों कहा, जबकि हम घर पर मिल सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं और हमें अम्मा भी मना नहीं करती। 10 दिन बाद आखिर अब्बा की ड्यूटी भी रात में ही आ गई। गाँव में टेलीविजन तो था नहीं। 8 बजे ही गाँव की अंधेरी फिजा में उल्लू बोलने लगे थे। फिर हमारा क्वार्टर नाले के पास
पास था जहाँ आबादी ब्राय नाम थी। मैं 8 बजे को सोने के लिए लेट गई। अम्मा और मैं एक ही कमरे में पड़े 2 चारपाइयों पर अलग अलग लेटी थी। माँ शायद मेरे सोने का इंतजार कर रही थी और मैं इनके ख्वाबीदा होने का मुंतजिर थी और झूठ मूठ की आंखें मूंदे मैं लेटी हुई थी। आखिर घंटा गुजर गया। मुझे लगा माँ सो चुकी है। दबे कदमों उठकर पहले गुस्ल खाने गई। मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद कमरे में झांका। माँ को एक ही करवट पर लेटा पाया। यकीन हो गया कि वो सो गई है। घर की गैलरी से मैंने बाहर झांका। नाला ज्यादा दूर ना था। बहते पानी का हल्का हल्का शोर फिजा की गमगीन खामोशी को तोड़ता सुनाई दे रहा था। खूब अंधेरा फैला हुआ था। जो ही दहलीज से बाहर कदम निकाला करीब किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब अंधेरी रात में कुत्ते भौंकते तो मेरी रूह फना हो जाती थी। मैं ये भूल ही गई थी कि रात को बाहर कुत्ते भी फिरते होंगे। बस मैंने अपने इरादे पर लानत भेजी और वापस आकर चारपाई पर लेट गई। शाम को चाय के 2 कप पी लेने के बावजूद नींद ने आ घेरा और हस्बे मामूल ठीक रोजाना के टाइम पर गहरी नींद में सो गई। दूसरे रोज आरिफ आया। मजीद परेशान लगा मुझे। मैंने कहा, आरिफ तुम पागल तो नहीं हो? जब यहाँ घर पर बात करने में कोई रुकावट नहीं है तो रात की इस पहर नाले पर आकर तुमसे क्यों मिलूं? तुम्हारी इस फरमाइश की आखिर कोई तुक है? मैं हरगिज रात के वक्त घर से कदम नहीं निकाल सकती। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से आवारा कुत्तों का डर सोचकर ही मेरा दम निकल जाता है। जो बात कहनी है घर पर ही कह दो। वो बोला, कुछ कहना नहीं था, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। क्या दिखाना था रात के अंधेरे में वहाँ? हाँ बताओ मुझे। मैं आंखें फाड़े इसे देख रही थी। कुछ सोचते हुए इसने कहा, अच्छा है कि ना देखो। वैसे मैं रात को आया था और तुम्हारे दरवाजे के करीब खड़ा था। तुम अगर दरवाजे से बाहर निकल आती तो कोई डर ना था। अंधेरे का नाला भी चंद कदम के फासले पर है। पलक झपकते वापस चली आती। मैं तुम्हें घर की दहलीज तक छोड़ जाता। खबर होती कि क्यों। आरिफ परेशान है। पता होता कि क्या बात है, कहना चाहता है और जबान नहीं खुलती इसकी, इसलिए आंखों से दिखाना चाहता है तो हिम्मत कर ही लेती। कम अज कम वो तो सानिया तो ना होता जिसने मुझको जीते जी मार डाला। इसके बाद आरिफ कई दिन तक ना आया, लेकिन शाम को अब्बा आ गया। वो गुस्से में दीवाना लग रहा था। आते ही अलमारी की तरफ लपका कुछ इसने उठाकर अपनी जेब में डाला और बोला, आज अभी इसे खत्म कर दूंगा। अब्बा की दहाड़ पर मैं चौंक कर उठ बैठी। इतने में माँ भी इनकी पुश्त पर आ पहुंची। अब्बा के हाथ में पिस्तौल देखकर दरवाजे की तरफ पलटी और भागकर बाहर निकल गई। मैं ठीक तरह बात को समझ ना पाई थी कि अपने अब्बा को अम्मा के ताकुब में भागते देखकर वो भी दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी, क्या हुआ? अम्मा ने तो कहा था हमारी मुर्गी बाहर निकल गई है। रात से पहले इसे अंदर ले आऊंगी, कहीं किसी बिल्ली कुत्ते का नवाला ना बन जाए। हैरान से होकर आंखें मिलते दरवाजे से बाहर झांकने लगी। ये मगरिब से चंद मिनट पहले का वक्त था और अभी अंधेरा आसमान से नहीं उतरा था। रात भर फैलाने की तैयारियां कर रहा था। माँ नाले की सिमत भागी जा रही थी। वहाँ आम के बाग थे। मजदूर औरतें टोकरियों में फ्रूट भरकर फारिग हो चुकी थी और अब अपने घर की तरफ लौटने लगी थी। इन्होंने भी हैरत से मेरे बाप को और माँ के ताकुब में भागते देखा। तभी ठा की आवाज सुनाई दी और मेरी माँ पथरीली जमीन पर घेर कर ढेर हो गई। अब्बा मेरी माँ को खींचते हुए नाले की तरफ ले गया और एक ही झटके में बहते पानी के अंदर फेंक दिया। धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर आ गए। इन्होंने नाले पर मेरे वालिद को साकत खड़े पाया तो बाजू से पकड़कर साथ ले गए। मुकदमे में जब मेरी माँ की तरफ से कोई गवाह न मिला और न ही आला कत्ल तो मेरे बाप को सजा न हो सकी। वालदा की तरफ से कोई मुद्दई भी ना था और आला को अब्बा ने अम्मा की जसद खाकी के साथ नाले में फेंक दिया था। मुकदमे के दौरान मैं अपने इलाके के अरबाब के घर अमानत के तौर पर ही रही। बाप के बरी हो जाने के बाद मैं अपने घर आ गई और इसने मेरी शादी दूसरे गांव में अपने किसी दूर के रिश्तेदार से कर दी। मुझे माँ का यूं बिछड़ जाने का बहुत दुख था, मगर किसी ने मुझे ये ना बताया कि तुम्हारी माँ को किस जुर्म में इसकी जीवन साथी ने ऐसी कड़ी सजा दी कि वो जिंदगी की नेमत से मरहूम हो गई। एक रोज ये मामला भी हल हो गया। एक दिन मेरी आरिफ से मुलाकात हो गई। यहाँ एक डॉक्टर के पास गांव से मेरे शौहर अपनी वालदा को लाए थे। वो शदीद बीमार थी। जब काशिफ अपनी वालदा के साथ डॉक्टर के पास बैठे थे तो क्लिनिक पर काम करने वाला नौजवान मेरी जानिब आया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो आरिफ था। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। तुमने हमारे घर आना क्यों छोड़ दिया था और तुम इस रात नाले के पास मुझे क्या दिखाना चाहते थे? मैंने जल्दी से सवाल किया। डर था कि मेरा शौहर मुझे आरिफ से बात करते हुए ना देख ले। तुम्हारी माँ रात को नाले के पास बाग में अपने उसी मेहमान खास से मिलती थी जो तुम्हारे अब्बा के गैर मौजूदगी में घर में भी आ जाता था। चचा अशरफ खोके वाला इस मेहमान की खोज में लगा था। इसने मुझे बताया था कि वो वहाब से नाले के करीब बाग में मिलती है। तुम्हारी माँ के मुतालिक मुझे चचा अशरफ
अशरफ ने बताया था। अगर ये सब मैं तुम्हें बताता तो तुम बुरा मान जाती, यकीन ना करती या फिर माँ से झगड़ती, मेरा नाम लेती कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है। लिहाजा चाहता था कि खुद अपनी आंखों से देखो और माँ को रोको, क्योंकि ऐसे मामलात का अंजाम बुरा ही होता है। मैं तुम्हारी बातों को इस बुरे अंजाम से बचाना चाहता था, लेकिन तुम रात को 2 कदम चलने की हिम्मत ही ना कर सकी। उधर एक शाम को तुम्हारी माँ नाले पर चली गई। बदकिस्मती से सामने से तुम्हारे अब्बा की आमद हो गई और उन्होंने बीवी को बाग में वहाब के पास बैठे देख लिया था। बस इसके बाद ये वाकया हो गया। आरिफ इतना बात कर पाया था कि क्लिनिक के एक दूसरे मुलाजिम ने इसे आवाज दे दी और वो चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काशिफ ने मुझे आरिफ से बात करते ना देखा था, वरना वो शायद शक में पड़ जाते और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाती। सोचती हूँ काश मैं उस रात अम्मा को वहाब से बातें करते देख लेती तो माँ को मैं रोक लेती, धमकी देकर। अगर वो दोबारा नाले की तरफ गई, दोबारा वहाब से मुलाकात की, तो मैं अब्बा से कह दूंगी, अब्बा से शिकायत कर दूंगी। शायद इस तरह खौफ सदा होकर माँ के कदम रुक जाते और इनकी जान बच जाती। काश मुझे ये सब पहले पता चल जाता तो इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। मैं खुद वहाब को मना कर देती, इसे अपने घर की दहलीज में कदम भी ना रखने देती। काश आरिफ मुझे ये सब कुछ पहले बता देता तो ये सब कुछ ना होता। मेरी माँ ने भी बहुत गलत किया था, अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ गलत ताल्लुकात बढ़ाए थे, इस शख्स के साथ जो हमेशा मेरे अब्बा की गैर मौजूदगी में आता था। मैं इतनी पागल थी कि ये भी ना जान सकी कि आखिर ये कौन सा अब्बा का कजन है जो हमेशा अब्बा की गैर मौजूदगी में आता है। अपनी इस मासूमियत की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया और आरिफ भी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया। लेकिन अब काशिफ मेरा जीवन साथी है। मैंने दिल से उसे अपना शोहर कबूल कर लिया है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा सबक सीख चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ का इंजाम देख चुकी हूँ जो कि निहायत दर्दनाक था। मैं तमाम खवातीन से यही गुजारिश करूंगी, खुदारा अपने शोहर के होते हुए दूसरे हजरात में दिलचस्पी ना ले। एक तो ये गुनाह कबीरा है, दूसरा ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखिए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।